देखो सारा, मेरा दिमाग मत खराब करो। मेरी बात गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। असफर ने पेशानी पर आए पसीने को साफ करते झिंझलाकर फोन पर कहा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैंने प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ जो भी काम किया या जो भी तुम्हारी मदद की, वो सब सिर्फ एक अच्छी दोस्त की तरह थी। खुदा के लिए तुम उसे कोई और रंग मत दो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए वैसे भी कोई जज्बात नहीं है। 27 साल असफन जो पेशे के एतबार से तो एक माहिर नक्शा नवीस था और दफ्तर में बड़ी बड़ी इमारतों के पेचीदा डिजाइन बनाता था, लेकिन इस वक्त अपने ही घर के नक्शे में बुरी तरह फंस चुका था। घर में सिर्फ सब कामचोर और सोच समझते थे। हालांकि वो निजी कंपनी में दिन रात मेहनत करता था, मगर घर के बड़ों, खासतौर पर दादा जान और चच्ची के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती थी। कमरे में हब्स बढ़ता जा रहा था। असलम की बेचैनी उससे कहीं ज्यादा थी। वो फोन कान से लगाए कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काट रहा था। दूसरी तरफ से सारा की मुसलसल बोलने की आवाज आ रही थी, जिसने असफन के आसाब तोड़ दिए थे। बस बहुत हो गया सारा, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी कजन मनाहिल को पसंद करता हूँ और हमारी मंगनी होने वाली है। असफल ने ये झूठ इतनी रवानी से बोला कि उसे खुद भी एक लम्हे के लिए यकीन नहीं आया। उसे फोन काटा ही था कि पीछे से जोरदार ताली बजने की आवाज आई। असफन का दिल हलक में आ गया। उसे पलट कर देखा तो चच्ची शमीम, जिस घर की होम मिनिस्टर समझी जाती थी, दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। असफी के होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोला, चची वो दरअसल बात यह है कि चची ने फौरन हाथ उठाकर उसे खामोश करवाया और चीखते हुए बाहर भागी। अरे सुनते हो सब, हमारे असफी ने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी। लड़का मनाहिर पर लट्टू है। असफन सर पकड़कर वहीं कालीन पर बैठ गया। या खुदा, ये मैंने किस मुसीबत को दावा दे दी। अब वो चुड़ैल नाहिर मुझे कच्चा चबा जाएगी। या अल्लाह मुझे बचा ले। अब मैं उस चलती फिरती नफसियाती मशीन का मुकाबला कैसे करूंगा। वो तो मेरे झूठ का 1 मिनट में तजजिया करके रख देगी। असफर ने सर थाम कर खुद कलामी की और सामने खड़े बशीर को देखकर अपना दुखड़ा रोया। तुम हंस रहे हो बशीर? तुम्हें नहीं पता, वो मनाहिल नफ्सियात पढ़कर खुद को डॉक्टर समझती है और हर वक्त दूसरे के दिमाग पढ़ती रहती है। और उधर दादा जान जो घर को भी सरकारी दफ्तर की तरह डिसिप्लिन से चलाते हैं। अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो मेरा कोर्ट मार्शल कर देंगे। मशीन ने ट्रे मेज पर रखते हुए शरारत से पूछा, छोटे साहब, तो क्या ये जो खबर मैंने सुनी है झूठ है? असलम ने उसे घूरा। तुमने क्या सुना? और ये चच्ची शमीम कहाँ गई है? बशीर ने हंसते हुए जवाब दिया कि बेगम साहिबा तो मिठाई ढूंढ रही है। वो कह रही थी कि आज तो उसफी को पसंद का ऐलान करके रहेंगी। असलम ने घबरा कर बशीर का हाथ पकड़ लिया कि बशीर, खुदा का वास्ता है, जाओ कुछ भी करो, चच्ची को रोको। कह दो मुझे दौरा पड़ गया, बस उन्हें लाउंज में जाने से रोको। बशीर ने मासूमियत से सर हिलाया। लेकिन साहब, झूठ बोलना गुनाह है, और वैसे भी मनाहल बीबी आपके लिए ठीक है। वो डॉक्टरों की तरह आपका दिमाग ठिकाने लगा देंगी। असद ने तकिया उठाकर से मारा कि दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे उम्मीद लगाना ही बेकार था। उफ खुदा, इस घर में कोई ढंग का काम नहीं होता। राहल ने अपने कमरे में बिस्तर पर उल्टी लेटे रिसाला पढ़ते उसे बंद करके पड़े फेंका और छत को घूरने लगी। वो शदीद बोरियत का शिकार थी और उसका दिल चाह रहा था कि किसी से लड़ाई हो जाए या कोई हंगामा खड़ा हो जाए। अभी वो ये सोच ही रही थी कि जाकर दादा जान को तंग करती हूँ या फिर किचन में बावर्ची को हुक्म चलाती हूँ कि बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई मेला लगा हो। अरे वाह, लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई है, कोई हंगामा होने वाला है। नाल ने खुश होकर कान खड़े किए और छलांग लगाकर बिस्तर से उतरी। दुपट्टा गले में डालकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि देख सके कि बाहर खिचड़ी क्या पक रही है। आप यहाँ क्या कर रही हैं अभी? बाहर निकलते ही नाहल की टक्कर अपनी छोटी बहन रिमशा से हुई, जिससे घबरा कर उसे रोका। क्यों, ये घर तुम्हारे नाम हो गया क्या जो मैं यहाँ नहीं फिर सकती? नाहल ने उसे घूरते हुए रास्ता मांगा। नहीं, वो बात नहीं है, बस नीचे जाओ, लाउंज में जाने से पहले ना हेलमेट पहन लीजिएगा, हालात खराब है। रिमशा ने बामुश्किल हंसी रोककर मशवरा दिया। हेलमेट? क्या दादाजान क्रिकेट खेल रहा है? नाहिल ने हैरत से उसे देखा और रिमशा को धक्का देकर सीढ़ियां उतरने की बजाय लॉन की तरफ मुड़ गई कि पहले जरा ताज़ा हवा खा लो, फिर देखती हूँ अंदर क्या हो रहा है। क्या कर रही हो, अंधी हो क्या? मेरा सारा सूट बर्बाद कर दिया। असलम ने लॉन में खड़े चीखते हुए अपने भीगे हुए कपड़ों को देखा, जिस पर मनाहिल ने पाइप का रुख मोड़ दिया था। मनाहिल ने बड़ी मासूमियत से पाइप नीचे किया और बोली, ओ सॉरी असफी भाई, मुझे लगा वो कोई सूखा हुआ दरख्त खड़ा है।
जिसे पानी की अशद ज़रूरत है। असलम ने गुस्से से पानी झटकते हुए कहा, तुम्हें मैं दरख्त नजर आ रहा हूँ? अब मैं दफ्तर कैसे जाऊंगा? तुमने जानबूझकर किया है ना ये? नाहिल ने कंधे झुकाकर इत्मीनान से जवाब दिया कि देखो असली भाई, गुस्सा मत करो। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि सुबह सुबह ठंडे पानी का शॉवर लेने से दिमागी तनाव कम होता है, और तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम्हें इस इलाज की बहुत ज़रूरत थी। असफर ने दांत पीस कर उंगली उठाई कि तुम बाज आ जाओ, वरना मैं चच्ची को बता दूंगा। जिस पर नाहिल हंस पड़ी कि जाओ, शिकायत लगाओ। वो डरपोक कहेंगे, अब यूं भीगी बिल्ली बनकर जाओगे तो चच्ची और हंसेंगी। असफर पैर पटकता हुआ वापस अंदर भागा कि मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, इसका बदला मैं ज़रूर लूंगा। और नाहिल भी मुस्कुराती उसके पीछे लाउंज की तरफ चल पड़ी। क्या चल रहा है यहाँ? सब ऐसे क्यों बैठे हैं जैसे किसी की फातिहा ख्वानी हो? नाहिल ने लाउंज में कदम रखते हुए मेज से एक गर्म समोसा उठाया और मुंह के करीब ले जाते सवाल दागा, जहाँ पूरा खानदान पुरस्कार खामोशी के साथ बैठा था। उसी लम्हे असफन भी सीढ़ियों से नीचे उतरा, जिसने भी अभी गीले कपड़े बदल कर नया कुर्ता पहना था, मगर उसकी नजरें झुकी हुई थी, जैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। बरखुरदार, तुमने हमें बताया नहीं और सीधा अपनी चच्ची को खबर सुना दी। दादाजान ने गला खनकारते हुए असफन की तरफ देखा। कैसी खुशखबरी? क्या असफी बाई की नौकरी निकाल दिया गया है? महल ने हैरत से असफन को देखा। अरे नहीं मेरी भोली गुड़िया, असफी ने इकरार कर लिया कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। अब तुम दोनों की मंगनी होने वाली है। चच्ची शमीम ने खुशी से ताली बजाई। नाल के हाथ से गर्म समोसा छूट कर सीधा प्लेट में गिरा और चटनी उछलकर असफन के अभी अभी बदले हुए साफ कुर्ते पर जा लगी। दादाजान ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी और इनकी तो बनती ही नहीं। ये मुझे चुड़ैल कहते हैं और मैंने काम चोर। महल ने आंखें फाड़ कर चीखते हुए दादाजान को देखा। असफन ने फौरन बात संभाली, क्योंकि उसे सारा के फोन से बचना था और वो जानता था कि अगर इस वक्त इनकार किया तो चच्ची शबीन की जासूसी उसे मरवा देगी। वो जल्दी से बोला, अरे नहीं मनाहिर, वो तो मैं प्यार से कहता हूँ ना, असल में तो दिल ही दिल में तुमसे मुतासर हो गया हूँ। असफर ने कहते ही मेज के नीचे से नाहिल के पाँव पर जोर से अपना पाँव मारा ताकि वो चुप रहे। नाहिल दर्द से बिलबिलाई। दादाजान ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ बेटी? नाहिल ने असफर को खूंखार नजरों से देखा और दांत पीसते बोली, कुछ नहीं दादाजान, बस खुशी से पाँव सुन हो गया था। जी शायद ये सच कह रहे हैं। नाहल ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, क्योंकि असमन की आंखों में से अजीब सी इल्तजा नजर आई थी। दादाजान ने खुश होकर फैसला सुनाया, बस भी ठीक है, अगले हफ्ते दोनों का निकाह होगा, मिठाई बांटो। नाहिल और असलम दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। अगले हफ्ते? दोनों ने एक साथ चीख कर कहा। दादाजान ने हुक्के का कश लगाया, हाँ नेक काम में ताखीर कैसी। चची शमीन फौरन लड्डू असफन के मुंह में ठोंस गई। मुबारक हो मेरे शेर। और असफन का दम जैसे घुटने लगा। नाहिल ने उसे घूरते हुए सोचा कि इस लड्डू में जहर क्यों नहीं था। रात का वक्त था और छत पर हवा चल रही थी, लेकिन नाहिल का गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा था। और टहल रही थी कि असफल ऊपर आया। नाहिल शेरनी की तरह उसकी तरफ पड़ी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया ऐसी? ये क्या ड्रामा रचा है तुमने नीचे? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। असफल ने फौरन अपने हाथ जोड़ दिए। खुदा का वास्ता नाहिल, मेरी मजबूरी समझो, सिर्फ 2 दिन की बात है। वो सारा मेरे पीछे पड़ी थी, मैंने जान छुड़ाने के लिए तुम्हारा नाम लिया। मुझे क्या पता था चची जासूस की तरह दरवाजे पे खड़ी होंगी। बस तुम इनकार कर दो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। नाहिल रुक गई और बाजू बांध कर उसे देखने लगी। अच्छा, तो मैं इनकार करके बुरी बन जाऊं? सब कहेंगे लड़की में कोई मसला है। वाह क्या प्लान है। तंजिया नाहिल ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, इनकार तुम करोगे, और वो भी ऐसे कि दादा जान खुद ये रिश्ता तोड़े, समझे? असफर ने बेचारगी से सर हिलाया। ठीक है डील, लेकिन करना क्या है? नाहिल की आंखों में शरारत नाचने लगी। कल सुबह नाश्ते की मेज पर जंग होगी, तैयार रहना। मैं साबित करूंगी कि तुम एक निकम्मे और बदतमीज इंसान हो, और तुम साबित करना कि मैं एक बदतमीज और जुबान दराज लड़की हूँ। असफर ने डरते डरते पूछा, अगर दादाजान ने हमें घर से निकाल दिया तो? नाहिल ने लापरवाही से कंधे उचकाए। तो तुम सड़क पर सो जाना, मैं अपने दोस्त के घर चले जाऊंगी। ये कहकर नाहिल नीचे चली गई और असफर अकेला छत पर खड़ा सोचता रहा कि सारा से बचने के लिए वो किस बड़ी आफत के गले पड़ गया। अगली सुबह असफर अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा मश्क कर रहा था और गुस्से का इजहार कैसे करना है। उसने अपनी बैनरेस खीरी और उंगली उठाकर बोला, नाहिल, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। नहीं,
ये जुमला ठीक नहीं है। असलम ने खुद से ही नफी में सर हिलाया। उसे कुछ ऐसा कहना था जिससे वो बदतमीज भी लगे और नाहिल का दिल भी न टूटे, यानी झूठ भी कायम रहे और सच भी ना छुपे। अभी वो शीशे के सामने मुंह बना ही रहा था कि बशीर हाथ में इस्त्री शुदा कपड़े लेकर अंदर दाखिल हुआ। असद को अजीबो गरीब शक्लें बनाते देख बशीर ने डरते डरते पूछा, छोटे साहब खैरियत तो है? मुंह पर फालिज का असर तो नहीं हो गया? असद ने झिंझला कर उसे देखा। तुम दरवाजा खटखटा कर नहीं आ सकते क्या? बशीर ने दांत निकाले। दरवाजा खुला था और वैसे भी आज तो मैदान जंग सजने वाला ना, मैंने सोचा आपको हथियार यानी कपड़े दे दूं। असद ने कपड़े चिपटते हुए कहा, दुआ करो बशीर कि आज का ड्रामा कामयाब हो जाए, वरना दादा चाल मुझे जायदाद से आग कर देंगे। बशीर ने सर हिलाते हुए कहा, फिक्र न करे साहिब, नाहिल बीबी भी पूरी तैयारी में है। मैंने सुना है कि वो किचन में मुलाजमा से पूछ रही थी कि कॉफी में नमक मिलाने से बंदा मरता तो नहीं है। असफन के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। क्या नमक? अरे बेटा असफी, ये एक और पराठा ले लो, देखो कितना कमजोर हो गया मेरा बच्चा। चची शमीम ने जबरदस्ती असफन की प्लेट में घी से लुथरा हुआ पराठा रखते हुए प्यार जताया। असफन ने बेबसी से दादा जान की तरफ देखा जो अखबार के पीछे छुपे हुए थे, और फिर सामने बैठी नाहिल को देखा जो बड़ी मासूमियत से डबल रोटी पर मक्खन लगा रही थी। नाश्ते की मेज पर एक अजीब सा सुनाटा था जिसे सिर्फ चाची की आवाज ही तोड़ रही थी। ये लो असफी, तुम्हारी कॉफी। नाहिल ने अचानक बड़े सलीके से कॉफी का मग असफन के आगे रखा और धीमी आवाज में बोली, पी लो, ठंडी हो जाएगी। असफन ने शक भरी नजरों से कप को घूरा और दिल में सोचा, जरूर इसमें नमक या मिर्च मिलाई होगी, क्योंकि कल इसने धमकी दी थी। उसने डरते डरते कप होंठों से लगाया और एक छोटा सा घूंट पड़ा। जायका नमकीन तो नहीं था, मगर चीनी का नामो निशान तक नहीं था। असफन ने फौरन मौका गनीमत जाना और जोर से कप मेज पर पटका कि चाय की प्यालियां चिनचिना उठी। नाहिल, ये क्या है? असफन की दहाड़ से चच्ची शमीम के हाथ से नवाला गिर गया और दादा जान ने अखबार नीचे करके ऐनक के ऊपर से देखा। क्या हुआ असफी बेटा, क्यों चीख रहे हो? चच्ची ने घबरा कर पूछा। असफन ने खड़े होकर ड्रामाई अंदाज में सीने पर हाथ रखा। चच्ची अब खुद देख ले, ये लड़की मुझसे शादी से पहले ही मारना चाहती है मुझे। इस कॉफी में चीनी का एक दाना भी नहीं है। क्या मैं कोई मरीज हूँ जो मुझे ये कड़वा पानी पिला रही है? नाहिल तो जैसे इस लम्हे के इंतजार में थी। उसने फौरन मक्खन वाली छुरी प्लेट में फेंकी और जवाबी हमला किया। तो क्या हुआ? अगर चीनी नहीं डाली, चीनी सेहत के लिए मजरे होती है। मैं तुम्हारी सेहत का ख्याल कर रही हूँ और तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। नाहिल भी कुर्सी धकेल कर खड़ी हुई और हाथ नचा नचा कर बोली कि देखो हसी, अपनी आवाज नीची रखो। मैं कोई तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ कि तुम्हारे नखरे उठाऊं। अगर इतनी ही मीठी कॉफी चाहिए तो खुद किचन में जाकर बना लो। दादाजान ने गला खनकार कर बच्चों कहा, बच्चों आराम से। मगर नाहिल ने बात काट दी और फैसला कुन अंदाज में बोली, मुझे ऐसे लड़के की सख्त नापसंद है कि छोटी छोटी बात पर घर सर पर उठा लेते हैं, औरतों पर हुक्म चलाते हैं, और मैं ऐसे शख्स के साथ एक मिनट नहीं रह सकती। चची शमीम ने सर पर हाथ रख लिया। क्या अल्लाह, ये क्या हो गया? अभी तो मंगनी हुई थी, अभी से बर्तन खड़कने लगे। असफल ने दिल ही दिल में खुशी मनाई कि तीर निशाने पर लगा है। उसे मजीद कहा, और मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, जुबान चलाए जो और बड़ों के सामने तमीज से बात न करे। नाहिल ने मुंह बसोरते हुए दादाजान की तरफ देखा। दादाजान, मैं ऐसे बदतमीज इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये रिश्ता अभी और इसी वक्त खत्म समझे। सब घर वाले सहम गए और दस्तरखान पर जैसे सुनाटा छा गया। असद ने सोचा काम बन गया, अब दादाजान जरूर गुस्सा होंगे। दादाजान ने संजीदगी से अखबार नीचे रखा और ऐनक उतार कर बड़े गौर से दोनों को देखा। असद और नाहिल ने सांस रोक लिया। दादाजान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम मियाँ बीवी में ऐसे ही नोकझोंक तो मोहब्बत की निशानी होती है। तुम्हारी दादी भी मुझे ऐसे ही डांटती थी और मुझे उनकी यही अदाएं पसंद थी। असफुन का मुंह खुलेगा खुला रह गया। दादाजान ने बात जारी रखी, मुझे लगता है कि मोहब्बत को मजीद गहरा होने के लिए इंतजार जरूरी नहीं। निकाह अब अगले हफ्ते नहीं बल्कि परसों होगा, ताकि ये नोकझोंक जिंदगी भर के साथ में बदल जाए। असफल और नाहिल ने एक साथ सर पर हाथ मारा। ये तो लेने के देने पड़ गए। नाश्ते के बाद चाची शमीम ने नया हुक्म जारी किया, परसों निकाह है और तैयारी कुछ भी नहीं। चलो बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाजार जाना है। असफल ने बहाने बनाने की कोशिश की। चची, मेरे दफ्तर में बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं जा सकता। दालजान ने वहीं से आवाज लगाई।
काम होता रहेगा, तुम दोनों अपनी पसंद की चीजें खरीदोगे। जाओ गाड़ी निकालो। मरता क्या ना करता, असलम को गाड़ी निकालनी पड़ी। नाहिल पिछली सीट पर बैठने लगी तो चच्ची ने उसे जबरदस्ती अगली सीट पर असलम के साथ बिठा दिया। रास्ते भर दोनों में सर्द जंग जारी रही। नाहिल ने धीमी आवाज में कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम काफी चुपचाप पी लेते तो ये नौबत ही ना आती। असलम ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। अगर तुम इस वक्त ड्रामा ना करती तो दादाजान जज्बाती ना होते। अब भुगतो, परसों निकाह है। बाजार में भी दोनों ने एक दूसरे की पसंद को रद्द करने की पूरी कोशिश की, लेकिन चची शमीम हर चीज को ये कहकर पैक करवा देती कि माशाल्लाह दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है। दरवाजा खुला और शीजा आंधी की तरह अंदर आई और बोली, हाय असफी, कैसे हो? सीधा सोफे पर असफी के बिल्कुल साथ खिलने वाले अंदाज में बैठ गई। ओ माय गॉड, तुम कितनी कमजोर लग रहे हो। ये लोग तुम्हें खाना नहीं देते? जिस पर नाहिल जो सेब खा रही थी तंग कर बोली कि आराम से बीबी, ये सोफा है, पार्क का बेंच नहीं है। और वो कमजोर नहीं, स्मार्ट है। शीजा ने नाहिल को नजरअंदाज करते हुए सन का हाथ पकड़ लिया कि छोड़ो सबको, तुम अपनी फिक्र करो। थोड़ी देर बाद किचन में शीजा चम्मच हिला रही थी कि हटो मुलाजमा, मैं अपने हाथों से असफी के लिए बादाम वाला दूध बनाऊंगी। तभी में नाहिल भागती हुई आई और चम्मच छीन लिया। रुक जाओ, तुम्हें पता भी है असफी को बादाम से एलर्जी है। अगर पी लिया तो उसका मुंह सूज कर फुटबॉल जैसा हो जाएगा, फिर शादी पर दुल्हा नहीं गुब्बारा बैठेगा। शीजा डर कर पीछे हटती, क्या हिलना, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम नाहिल ने चुपके से चीनी की जगह नमक का डिब्बा उठाकर कहा, ये लो, अब पिलाओ उसे, ये ताकत का शरबत है, सारी जिंदगी याद रखेगा। शाम के 6 पर शीजा फिर असफन के साथ चिपक कर बैठ गई और हंसते हुए बोली, असफी तुम कितने मजाइये हो। जिस पर नाहिल गुस्से में आई और जबरदस्ती दोनों के बीच में घुस गई कि जरा इधर हो जाओ। असफन ने कहा, नाहिल ये क्या बदतमीजी है, जगह नहीं है यहाँ। तुम नाहिल ने कहा, अरे वहां मत बैठो, यहाँ खतरनाक मच्छर है तुम्हारे बाजू पर। शटाक की आवाज के साथ नाहिल ने जोरदार थप्पड़ शीजा के बाजू पर मारा। शीजा दर्द से चीखी तो नाहिल मासूम बन गई कि शुक्र करो मार दिया, वरना डेंगी हो जाता। रात को नाहिल पैर पटकते हुए असलम के कमरे में आकर बोली कि बहुत मजा आ रहा है ना इस मेकअप की दुकान के साथ बातें करके, दांत अंदर कर लो अपने। असलम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है, और मेहमान है। तुम नाहिल बोली, अच्छा तो कर लो उसी से शादी, मैं जा रही हूँ सब सच बताने। असलम ने रास्ता रोकते हुए पूछा, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही मिस चुड़ैल? जिस पर नाहिल हड़बड़ा गई कि मैं और जलन, वो भी उससे, कभी नहीं, मैं तो बस तुम्हारी इज्जत बचा रही थी। मगर असलम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, फिक्र नहीं करो, मुझे पता है असली आफत कौन है और मैं उसी के साथ खुश हूँ। जिस पर नाहिल शर्मा कर भाग गई। अगली सुबह शिजा इस्त्री थामे खड़ी थी कि अस्सी के कपड़े में इस्त्री करूंगी, तुम हटो। लेकिन नाहिल ने कमर पर हाथ रखकर कहा, खबरदार, जिस घर के मर्दों के काम सिर्फ मैं करूंगी। शिजा ने कहा, तो फिर मुकाबला हो जाए, जो पहले कमीज इस्त्री करेगा वही इस पर असम के कपड़े तैयार करेगा। जिस पर नाहिल ने कहा, मंजूर है, 1 2 3 गो। नाहिल ने बिजली की सी तेजी से इस्त्री शुरू की और बातों बातों में शीजा की इस्त्री का प्लग भी निकाल दिया। शीजा हैरान होकर देखने लगी कि मेरी इस्त्री गर्म क्यों नहीं हो रही। इतनी देर में नाहिल ने कमीज लहराते हुए कहा, हो गई मेरी इस्त्री, तुम तो अभी प्लग ही लगा रही हो, चलो शाबाश, निकलो यहाँ से। असफी मेरा है। असफी, हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, परसों निकाह है और तुम यहाँ सुकून से बैठे छत घूर रहे हो। नाहिल ने असफन के कमरे में चोरों की तरह दाखिल होकर दरवाजा लॉक करते हंगामी इजलास का आगाज किया। परेशानी के आलम में अपने नाखून चबा रही थी कि मेरी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और ना ही मैं जहनी तौर पर इस बर्बादी के लिए तैयार हूँ। कुछ करो वरना हम मारे जाएंगे। असफर ने कुर्सी पर सर टिका दिया और उदासी से बोला, मेरे पास अब कोई मंसूबा नहीं बचा, मुझे लगता है कि अब सच बोलना पड़ेगा। मैं मजीद झूठ का बोझ नहीं उठा सकता। मैं अभी जा रहा हूँ सबको बताने कि सब एक ड्रामा था और मैं सिर्फ सारा से जान छुड़ाना चाहता था। नाहिल ने घबरा कर उसका रास्ता रोका, तुम पागल हो क्यों क्या? उसे दादा जानकर दिल टूट जाएगा और चाची तो सदमे में शायद बेहोश ही हो जाए। असलम ने बेबसी से कंधे झुकाए, तो फिर और क्या रास्ता है मोहतरमा? क्या हम वाकई झूठ मूठ की शादी कर ले? नहीं असफी, रुको, बचाओ, खुदा के लिए दरवाजा मत खोलो। मनाल ने बिजली किसी तेजी से आगे बढ़कर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते असफन का हाथ पकड़ लिया। असफन ने हैरत से मुड़कर उसे देखा, जिसकी आंखों में नमी तैर रही थी। क्या हुआ मनाहल, अब क्यों रो रही हो? मुझे जाकर ये किस्सा खत्म करने दो।
असफल ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अगर हम ये सच कभी ना बताए तो? नाहिल ने नजरें झुकाकर जमीन को घूरते लड़ती आवाज में पूछा। असफल का दिल जोर से धड़का और उसने नाहिल के कंधे थाम लिया। क्या मतलब तुम्हारा नाहिल? क्या तुम होश में हो? नाहिल ने बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए। मेरा मतलब है पिछले 2 दिनों में मैंने नोट किया है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैं समझती थी। तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा ख्याल रखा और सारा से जान छुड़ाने के लिए मुझ पर भरोसा किया। और वैसे भी सारा से तो अब जान छूट गई है ना, तो फिर हम झूठ को सच क्यों नहीं होने देते? असलन चंदन में खामोशी से उसके झुके हुए चेहरे को देखता रहा। फिर उसके लबों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने झुककर नाहल के चेहरे के करीब होते सरगोशी की। तो क्या मैं ये समझूं कि आखिरकार इस चुड़ैल को अपने कामचोर कजन से मोहब्बत हो ही गई है? नाहल का चेहरा शर्म से सुर्ख अनार हो गया। उसने फौरन सोफे से तकिया उठाया, पूरी कोच से असलन को दे मारा। बकवास बंद करो और जाओ अपनी शेरवानी की तैयारी करो। असलन ने तकिया फिजा में ही दबोच लिया और मुस्कुराते हुए सोचा कि शायद ये मुसीबत इतनी भी बुरी नहीं है जितना वो समझ रहा है। असफल अभी सोने की तैयारी कर ही रहा था कि खिड़की से नाल किसी चुड़ैल की तरह कूदती हुई अंदर आई और हफ्ते बोली, असफल, हम मारे गए, हमारी चोरी पकड़ी गई है। जिस पर असफल घबरा कर बिस्तर से गिरते गिरते बचा। पूछा, क्या हुआ? किसने क्या देख लिया? नाहल ने रोते हुए कहा कि मेरा मोबाइल चची शमीम ले गई है। उन्होंने कहा है कि दुल्हन को आराम की जरूरत है और मोबाइल से रेडिएश निकलती है। लेकिन मुसीबत यह है कि उस मोबाइल में हमारी वो वॉइस रिकॉर्डिंग है जो हमने छत पर की थी, जिसमें तुम कह रहे थे कि ये मम्मी सिर्फ 2 दिन का ड्रामा है। असलम के चेहरे का रंग उड़ गया और चीखा, क्या तुम पागल हो? वो रिकॉर्डिंग डिलीट क्यों नहीं की? अगर चाची ने वो सुन ली तो वो हम दोनों का कीमा बनाकर मेहमानों को खिला देंगी। नाहिल ने असलम का गिरबान पकड़ कर कहा, मुझ पर चिल्लाने की बजाय कुछ करो। मोबाइल अभी उनके पास है और वो लॉक नहीं है। अगर उन्होंने गैलरी खोल दी तो धमाका हो जाएगा। हमें भी और इसी वक्त वो मोबाइल वापस लाना होगा। असलम ने इनकार में सर हिलाया कि मैं शेर के पिंजरे में जा सकता हूँ मगर रात के 2 बजे चची के कमरे में नहीं जा सकता। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो समझेंगी मैं चोरी करने आया। नाहिल ने उसे बाजू से घसीटते हुए कहा, अगर नहीं गए तो सुबह होने तक वैसे भी तुम्हारा जनाजा निकल जाएगा, इसलिए चुपचाप मेरे पीछे आओ। दोनों बिल्लियां बनकर पंजों के बल चलते चची शमीम के कमरे के बाहर पहुंचे। अंदर से चाची की जोरदार खड़ाटों की आवाजें आ रही थी, जैसे जनरेटर चल रहा हो। असफल ने नाहिल को पीछे धकेला कि तुम बाहर पहरा तो मैं अंदर जाता हूँ। और असफल अंधेरे में हाथ टटोलता हुआ बेड की तरफ बढ़ा, जहाँ साइड टेबल पर मोबाइल की नीली बत्ती जल रही थी। अभी असफल ने मोबाइल पर हाथ रखा ही था कि चची ने जोर से करवट ली। उनका बाहरी हाथ सीधा असफल के हाथ पर आ गया। असफल के साथ हलक में अटक गए। वो बुत बना खड़ा रहा कि अगर उसने हाथ खींचा तो चची जाग जाएंगे। दरवाजे पर खड़ी नाहिल इशारों से पूछ रही थी कि क्या हुआ, वापस क्यों नहीं आ रहे? और असफल बेचारा बेबसी से आंखें घुमा रहा था कि मेरा हाथ फंस गया। चची ने नींद में बुड़बड़ाते हुए कहा, बशीर, सुबह पराठे में घी ज्यादा लगा रहा। और साथ ही असफल का हाथ जोर से भींच लिया। असफल ने दिल ही दिल में दुआ मांगी। ये बड़ी मुश्किल से एक उंगली करके अपना हाथ छुड़ाया और मोबाइल उठाकर उल्टे कदमों भागने ही लगा था कि अंधेरे में उसका पाँव फर्श पर लगे जग से टकराया। ठंड की जोरदार आवाज गूंजी और चर्ची हड़बड़ा कर उठ कर बैठी। कौन है, कौन है? चोर, चोर। असलम ने आओ देखा न ताओ सीधा जमीन पर लेट कर बेड के नीचे घुस गया और नाहिल दरवाजे के पर्दे के पीछे छुप गई। चची ने लाइट जलाई और इधर उधर देखा मगर कोई नजर ना आया। उन्होंने वही दरवाज आवाज लगाई कि बशीर तुम हो क्या? लेकिन कोई जवाब न आया। चची ने इसे अपना वहम समझा और दोबारा लाइट बंद करके लेट गई। असमन बेड के नीचे दम साधे पड़ा था और उसके नाक के पास चची की चप्पल पड़ी थी जिस पर अजीब सी बू आ रही थी, मगर वो हिल नहीं सकता था। पूरे 10 मिनट बाद जब वो दोबारा जनरेटर वाले खराटे शुरू हुए तो असफर रेंगता हुआ बाहर निकला और नाहिल का हाथ पकड़कर ऐसे भागा जैसे जेल से कैद फरार होते हैं। असफर के कमरे में पहुंचकर दोनों ने लंबी सांस ली और नाहिल ने फौरन वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। असफर ने पसीना पोंछते हुए कहा, कसम ले लो, आज के बाद मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। मेरी तो जैसे जान निकल गई थी। जिस पर नाहिल हंस पड़े कि चलो, कम से कम मोबाइल तो मिल गया, अब जाओ सो जाओ, वरना चच्ची ख्वाब में भी आ जाएंगी। शादी की तैयारियों के बीच एक दोपहर जब असफल और नाहिल लाउंज में बैठे जबरदस्ती एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे थे,
کہ اچانک محلے کی سب سے مشہور جاسوس خاتون بیگم فاروق، جو پورے محلے کی خبریں رکھنے کا احساس رکھتی تھی، اندر داخل ہوئی۔ وہ آتے ہی مشکوک نظروں سے اسفن اور ناہل کو گھورنے لگی، جو صوفے کے الگ الگ کونوں پر بیٹھے تھے، اور تنزیہ دازم بولے، ارے شمیم بہن، یہ کیا اچانک بم پھوڑا تم نے؟ مجھے تو یقین نہیں آیا کہ آگ اور پانی ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ چچی شمیم فوراً دفاع کے لیے پہنچ گئی، ارے بہن، تمہیں کیا پتا، یہ تو چھپا رستم نکلا، ان کی محبت تو آسمانوں پر لکھی ہوئی تھی۔ بیگم فاروق نے ناک سے کر کہا، اچھا ذرا ہم بھی تو دیکھیں، یہ آسمانی محبت مجھے یہ دونوں مجبوری کے مارے لگ رہے ہیں۔ اسفن اور ناہل کو خطرہ محسوس ہو کہ کہیں ہمارا بانڈا ہی نہ پھوڑ دے، تو دونوں کھسک کر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ اسفن نے زبردستی مسکراتے میز سے بسکٹ اٹھایا، بڑے پیار سے ناہل کے منہ کی طرف بڑھایا کہ کھاؤ نا مینو، تمہارا پسندیدہ بسکٹ ہے، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا نا؟ ناہل نے دانت پیس کر بسکٹ کا آدھا حصہ منہ میں لیا اور باقی آدھا زبردستی اسفن کے منہ میں ٹھونس دیا کہ تم بھی کھاؤ اسفی جان، تمہیں بھی بہت پسند ہے نا، تم بھی تو کمزور ہو گئے ہو۔ بیگم فاروق یہ اوور ایکٹنگ دیکھ کر چھل بول گئی اور بولی، ہائے اللہ، نظر نہ لگے، کتنی محبت ہے۔ ویسے اسفن بیٹا، سنا ہے تمہارے آفس میں کوئی سارا نام کی لڑکی بھی تھی، اس کا کیا ہوا؟ اسفن کو زور کا ٹھسکا لگا اور ناہل نے موقع پا کر اس کی کمر پر اتنی زور سے مکہ مارا کہ اسفن کی آنکھوں سے پانی نکل آیا، اور ناہل نے معصومی سے کہا، ارے کچھ نہیں آنٹی، وہ بیچاری تو اسفن کو بائی سمجھتی تھی نا، ہے نا اسفی؟ اسفن نے کھانستے ہوئے روتے ہوئے سر ہلایا اور بیگم فاروق کی مزید کوئی سنسنی خیز خبر نہ ملنے پر مایوس ہو کر چلتی بنی، جبکہ اسفن اپنی ٹوٹی ہوئی کمر سہلاتا رہ گیا کہ محبت کا ناٹک تو مہنگا پڑ رہا ہے۔ آرام سے ہاتھ آگے کرو، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں۔ چوٹ ٹیکا لگانے لگا۔ اسفن نے مہندی کی رسم کے دوران ناہل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شرارت سے کہا، جو کہ پیلے جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ناہل نے خاموشی سے ہتھیلی آگے کی، لیکن جو ہی اسفن نے مہندی کا ٹیکا لگایا، ناہل نے اتنی زور سے اس کے ہاتھ سے چٹکی کاٹی کہ اسفن کی ہلکی سی چیخ نکل گئی، یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ نیلا کر دیا تم نے۔ اسفن نے درد چھپاتے ہوئے اور کزنز کو دکھانے کے لیے زبردستی مسکراتے دھیمی آواز میں شکایت کی، یاد رکھنا بیگم، اس چٹکی کا حساب میں بارات والے دن سود سمیت لوں گا۔ اسفن نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں وارننگ دی۔ ناہل نے بھی مسکرا کر سے چیلنج کیا کہ شوق سے لے لینا، میں کون سا ڈرتی ہوں، ہمت ہے تو لے کر دکھانا۔ آس پاس بیٹھی کزنز ایک دوسرے کو کونیاں ماری تھی کہ دیکھو آئے کتنی پیاری باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہاں اعلان جنگ ہو رہا تھا۔ تبھی بشیر لڈو کی ٹرے لیے ان کے سر پر آن پہنچا اور منہ کھول کر بولا، لے جی، منہ میٹھا کریں، یہ جوڑی تو میری تہجد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ تو یہ ٹام اینڈ جیری تھے۔ مہندی کی تقریب میں اچانک اسفن کی پھپھی کا بیٹا فہد اسٹیج پر آیا اور سیدھا ناہل کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اوہ مائی گاڈ مینی، تم تو بالکل بدل گئی ہو، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ جس پر اسفن فوراً اسٹیج پر بولا، بھائی صاحب پہلی بار، اس کا نام ناہل ہے، مینو نہیں۔ دوسری بات، یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے، اس لیے تھوڑا فاصلہ رکھیں۔ فہد ہنستے ہوئے ناہل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ارے اسفی، تم تو کزن ہو، میں تم ناہل کا بچپن کا منگیتر ہوں، وہ تو میں ولایت چلا گیا تھا اور آج دلہا میں ہوتا۔ ناہل نے اسفن کو جلانے کے لیے مسکرا کر کہا کہ ہاں فہد، تم تو ہمیشہ سے میرے پسندیدہ تھے، یاد ہے ہم بچپن میں گھر گھر کھیلتے تھے۔ جس پر اسفن کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اسے زبردستی فہد کو کھینچ کر اٹھایا، ہاں اور اب ہم شادی کھیل رہے ہیں، اسے تم جا کر نا بچوں کے ساتھ کھیلو۔ فہد نے جاتے جاتے ناہل کی طرف فلائنگ کس دی، تو اسفن نے دانت پیس کر ناہل سے کہا، خبردار جو تم نے اس ولایتی طوطے سے بات کی، ورنہ میں اسے واپس اس کے ملک بھجوا دوں گا۔ تم ناہل نے شرارے سے پوچھا، کیوں، تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ جس پر اسفن نے منہ پھیر کر کہا، جلن، اور وہ بھی اس چوزے سے، کبھی نہیں، لیکن اس کی حالت بتا رہی تھی کہ دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ شادی والے دن اسفن کے کمرے میں ایک الگ ہی قیامت اٹھی ہوئی تھی۔ اسفن شیروانی پہنے شیشے کے سامنے کھڑا تھا، لیکن پگڑی اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ بشیر نے مدد کرنے کی کوشش کی تو پگڑی اسفن کی آنکھوں پر گری۔ اسفن نے جھنجھلا کر پگڑی اتاری اور بیڈ پر پھینک دی، اگر یہ پگڑی نہ بندی تو میں شادی پر نہیں جا رہا۔ دادا جان کمرے میں داخل ہوئی اور اسفن کی حالت دیکھ کر مسکرائے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بڑے پیار سے اسفن کے سر پر پگڑی باندھی اور اس کے کندھے پر چپکی دی۔ آج تو تم بالکل اپنے باپ جیسے لگ رہے ہو، خوش رہو۔ اسفن کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ جھوٹ اب صرف اس کی اور ناہل کی شرارت نہیں بلکہ پورے خاندان کی خوشیاں اس سے جڑ گئی تھی۔ شادی کا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔
मेहमानों की आमद जारी थी और हर तरफ रौनक ही रौनक थी। निकाह के बाद जब असफल और नाहिल स्टेज पर पहुंचे तो वो वाकई एक मुकम्मल जोड़ा लग रहे थे। लेकिन असल रौनक तो स्टेज के नीचे लगी थी। चच्ची शमीम सुनहरी रंग की भड़कीले सूट में मलबूस हर मेहमान का इस्तकबाल ऐसे कर रही थी जैसे वो इलेक्शन जीत गई हो। वो फखर से अपना सीना चौड़ा किए बुलंद आवाज में बता रही थी, मैं ना होती तो ये जोड़ी कभी न बनती। मैंने ही तो असफन की वो बात सुनी थी जब वो छुप कर नाहिल की तारीफ कर रहा था। है, मेरा तो तजर्बा कहता है कि इन दोनों के दिल मिले हुए हैं। नाहिल ने स्टेज से चच्ची को इशारे करते हुए देखा और असफन की तरफ झुकी। देखो, तुम्हारी वजह से चच्ची का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया। अब ये सारी जिंदगी हमें एहसान जताती रहेगी। असफन ने मुस्कुराकर नाहिल को देखा जो कि लाल जोड़े में उसकी होश उड़ा रही थी। उसने नाहिल के कान के करीब झुककर सरकोश की। शुक्रिया मेरी साथी। नाहिल ने चौंक कर उसे देखा। किसने? असफन ने नाहिल की आंखों में झांकते हुए कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन झूठ सच करने के लिए। अगर मैं वो झूठ ना बोलता तो शायद मुझे कभी पता न चलता कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब मेरे घर में मौजूद था। नाहिल के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने नजरें झुका ली। तभी सामने खड़े फोटोग्राफर ने जोर से आवाज लगाई, दुल्हा दुल्हन जरा मुस्कुराइए प्लीज। दोनों बेख्तियार हंस पड़े और उनकी वो हंसती हुई तस्वीर हमेशा के लिए कैमरे में कैद हो गई, जो इस बात की गवाह थी कि मोहब्बत कभी भी और कहीं भी हो सकती है, चाहे शुरुआत झूठ से ही क्यों ना हुई हो। निकाह के फौरन बाद हॉल में सुकून था कि अचानक बढ़ते से दरवाजे पर शोर हुआ और एक लड़की चीखती हुई अंदर आई कि शादी नहीं हो सकती, रुक जाओ। जिस पर असफन का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया और नाहल के दुपट्टे के पीछे छुपने लगा कि ये सारा मुसीबत कहाँ से आ गई। सारा ने स्टेज के करीब आकर उंगली उठाई कि असफन, तुम मुझसे वादा करो, किसी और से शादी कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पर पूरे हॉल में सुनाटा छा गया और दादा जान ने एनक नाक पर टिकाते हैरत से पूछा, ये मोहतरमा कौन है और किस वादे की बात कर रही? असफन की सांस ही रुक गई मगर नाहिल ने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराकर असफन का हाथ थामा और बुलंद आवाज में बोली, अरे असफी, ये वही है ना जिसका तुम बता रहे थे कि वो बेचारी लड़की जिसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है और वो शहर के हर दुल्हा को अपना शौहर समझने लगती है। चची शमीम ने जैसे ही सुना उनकी ममता जाग उठी और वो तड़प कर आगे बढ़ी और सारा के सर पर शफकत से हाथ फेरा और बोली, हाय बेचारी, इतनी प्यारी शक्ल है और दिमाग बिल्कुल खाली है। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, यहाँ सब तुम्हारे बहन भाई है। चलो शाबाश, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बिरयानी खिलाती हूँ। सारा ने गुस्से से चची का हाथ झटका, मैं पागल नहीं हूँ, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसवन की दोस्त हूँ। तो चची ने अफसोस से सर हिलाया, हाय हाय, दौड़ा बहुत शदीद है, खुद को दोस्त कह रही है। बशीर जल्दी आओ, इस बच्ची को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ कर आओ, इसे आराम की जरूरत है। सारा चीखती चिल्लाती रही मगर बशीर और दो तीन वेटर्स ने उसे घेरे में लेकर बाहर निकाल दिया और दादा जान ने असफन के कंधे पर थपकी दी कि बेटा तुम तो बहुत नेक हो, ऐसी बीमार लड़कियों की माली मदद भी किया करो, उसकी इलाज का खर्चा हम देंगे। जिस पर असफन और नाहल ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी और यूं ये तूफान भी टल गया। वलीमे की अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। असफन ने अंगड़ाई लेते आंखें खोली तो देखा नाहल पहले से तैयार खड़ी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने गीले बालों को खुश्क कर रही थी। असफन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर रोमानवी अंदाज में बोला, सुबह बखैर बेगम, कैसी हो? नाहिल ने पलट कर उसे घूरा जैसे कोई अजनबी हो। उसने अपना हाथ असफन के आगे फैला दिया, लाओ पैसे। असफन हड़बड़ा कर उठकर बैठा, हैर से पूछा, पैसे? किस बात के पैसे? नाहिल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा, मुंह दिखाई के नवाब साहब, क्या लगा फ्री में मुंह दिखाऊंगी? ये पुरानी रस्में अब महंगी हो गई है। असफन ने बेबसी से अपनी जेबें टटोली और फिर तकिया उठाकर अपने मुंह पर रख लिया। या थोड़ा उधार कर लो, ये पर्स बिल्कुल खाली है, कसम ले लो। नाहिल ने तकिया खींचा, कोई उधार नहीं चलेगा, मुझे अभी और इसी वक्त अपना तोहफा चाहिए। अभी उनकी ये प्यारी सी बहस चली रही थी कि अचानक दरवाजा धड़के से खुला। ना कोई दस्तक, ना कोई आवाज। चच्ची शिमी में एक बड़ी सी ट्रे उठाए ऐसे अंदर दाखिल हुई जैसे किसी मैदानी जंग में सिपाही दाखिल होते हैं। अरे उड़ गए मेरे कबूतरों, उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। मैं तुम दोनों के लिए ना गरम गरम नाश्ता लाई हूँ। असली बेटा, जल्दी से पराठे खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। और नाई तुम खड़ी क्यों, बैठो ना। असन ने रोते हुए चेहरे के साथ कहा, चच्ची दरवाजा तो खटखटा लिया होता, हम डर ही गए थे। चची ने जोरदार कहका लगा, अरे अपने ही घर में क्या दस्तक देना, और तुम कौन सा खैर हो। चलो नहाल, तुम भी आ जाओ।
असफर ने नाहल के कान में दुखी लहजे में सरगोशी की। लो जी, हमारी तन्हाई का जनाजा निकल गया। अब नाश्ते के साथ चच्ची की बातें भी हजम करनी पड़ेंगी। असफी, ये चमकीला डब्बा डब्बा पकड़ो पक्का। ये किसी दोस्त ने भेजा है। मुझे इसमें से किसी महंगी परफ्यूम या ज्वेलरी की खुशबू आ रही है। नाहल ने पुरजोश अंदाज में डिब्बा असफन की तरफ बढ़ाया। असफन ने वो डिब्बा खोलते जोरदार कहका लगाया। हाँ, खुशबू तो आ रही मगर हीरे जवाहरात की नहीं बल्कि सड़क किनारे वाले चाय की। वाह बेगम, तुम्हारी अमीर दोस्त ने कार्टून वाले 6 गिलास भेजे हैं। लगता है वो तुम्हें अभी भी बच्ची समझती है। नाहल ने झंझलाकर वो डिब्बा पड़े फेंका और एक बारी पैकेट उठा लिया। ये अच्छा है, इसे छोड़ो, ये वाला खोलो। ये काफी वजनी है, जरूर तुम्हारे दोस्तों की तरफ से है, उसमें कोई कीमती चीज होगी। असफर ने फखर से कॉलर ठीक किया कि बिल्कुल, मेरे दोस्तों की क्लास ही अलग है। तुम देखना, कोई शाहाना तोहफा होगा। मगर जैसे ही रैपर फटा, असफर का मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि अंदर से एक स्त्री निकली थी जिस पर चीट लगी थी कि भाभी के कपड़े इस्त्री करने के लिए तोहफा कबूल करें। नाहिल हंस हंस कर दो रही होगी कि मान गई तुम्हारे दोस्तों को, तो तुमसे भी ज्यादा समझदार निकले। उन्हें पता है घर में क्या ड्यूटी देते हैं। जिस पर असफर ने गुस्से से स्त्री साइड पर रखी कि पक्का बशीर की शरारत है, इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी अगला डिब्बा खुला और उसमें से बच्चों का फीडर बरामद हुआ, जिसे देखकर दोनों एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। फिर कमरा उनके कहकों से गूंज उठा। अबीम नाहल असफन को मिलने वाली स्त्री पर हंस रही थी कि जची शमीम कमरे में दाखिल और कुदरत का खेल देखिए। किन्नन ने नाहल को वही काम सौंप दिया जिसका वो भी मजाक उठा रही थी। उन्होंने बड़े मान से कहा, नाहल बेटा, दादाजान शाम को मेहमानों के साथ सामने अपनी पसंदीदा सफेद लट्ठे वाला कुर्ता पहनना चाहते हैं और वो किसी मुलाजिम से इस्त्री नहीं करवाते, इसलिए तुम अपनी निगरानी में खुद इसे इस्त्री कर दो। नाहल जो किचन के कामों से भागती थी, उसने सोचा कि इस्त्री करना कौन सा मुश्किल काम है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। वो बड़े एतमाद से इस्त्री वाले स्टैंड के आगे खड़ी हो गई और कुर्ता बिछा लिया। उसका ध्यान बार बार असफन की तरफ जाना था जो लाउंज में बैठा कजन्स के साथ गपशप लगा रहा था। नाहल ने सोचा कि जल्दी से काम खत्म करके वो भी वहीं जाकर बैठ गई। इसी सोच में वो इस्त्री करते करते ऐन दरमियान में रखकर खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। उसे अंदाजा नहीं हुआ कि इस्त्री जरूरत से ज्यादा गर्म हो चुकी है और कपड़े का नाजुक रेशा उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अचानक कमरे में कपड़े जलने की एक अजीब सी नागवार बू फैल गई। नाहल ने चौंक कर नाक सुकड़ी और इधर उधर देखा कि ये बू कहाँ से आ रही है। लेकिन जब उसकी नजर इस्त्री स्टैंड पर पड़ी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सफेद कुर्ते के ऐन दरमियान में स्त्री का एक बड़ा सा बूरा निशान बन चुका था, जो दूर से चीख चीख कर अपनी तबाही की दास्तान सुना रहा था। नाहल के हाथ पांव फूल गए। उसे जल्दी से स्त्री हटाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादाजी जान का पसंदीदा कुर्ता अब पहने के काबिल ले रहा था। नाहल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जानती थी कि दादाजान अपने कपड़ों के मामले में कितनी हसास है। वो भी परेशानी में नाखून चबा ही रही थी कि असफन कमरे में दाखिल हुआ। नाहिल, ये क्या जलने की बू आ रही है? असफन ने नाक पर रुमाल रखते हुए पूछा। नाहिल ने रोते हुए जला हुआ कुर्ता ऊपर उठाया। असी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। दादाजान का कुर्ता जल गया। असफन ने आगे बढ़कर कुर्ते का मुआयना किया। उसकी हालत देखकर असफन ने अपना माथा पीट लिया। नाहिल, तुमने तो कमाल कर दिया। ये दादाजान का वो कुर्ता है जो वो खास मौकों पर पहनते हैं। अब तो वो हमें घर से निकाल देंगे, या कम से कम शाम की चाय पर हमारी क्लास जरूर लेंगे। नाहिल की हिचकियां बन गई। अब क्या होगा? अफी को रास्ता निकालो प्लीज। असफर ने कमरे में टहलना शुरू कर दिया। वो गहरी सोच में था। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई। रुको, 1 मिनट। वो तेजी से अपनी अलमारी की तरफ भागा और कपड़ों का ढेर उलट पुलट करने लगा। नाहिल हैरत से उसे देख रही थी। चंद लम्हों बाद असफर ने एक बिल्कुल नया सफेद कुर्ता निकाला और फातिहाना अंदाज में लहराया। ये देखो नाहिल। नाहिल ने आंसू पूछते हुए पूछा, ये क्या है? असफर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा नया कुर्ता है जो मैंने ईद के लिए लिया था, और इत्तेफाक से ये बिल्कुल दादाजान के कुर्ते जैसा है। बिल्कुल इसी ब्रांड का है। मैंने गलती से बड़े साइज का ले लिया था जो कि मुझे ढीला था, लेकिन दादाजान को बिल्कुल फिट आएगा। और नाहिल ने बेयकीनी से कुर्ते को देखा, फिर असफर को। असफर, तुम बाकी मुझे बचाने के लिए अपना नया कुर्ता कुर्बान कर दोगे? असफर ने कंधे उचकाए। अब अपनी बीवी को दादाजान के गुस्से से बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। जल्दी से इसे इस्त्री करो, लेकिन ध्यान से, इस बार मैं पास खड़ा रहूंगा। दोनों ने मिलकर एहतियात से कुर्ता इस्त्री किया और फिर इसे हैंगर से लटका कर लाउंज में ले गए।
शाम की चाय पर जाता दादा जान वो कुर्ता पहन कर आए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। उन्होंने कुर्सी पर बैठते कुर्ते की आस्तीन को हाथ लगाकर खुशी से बोले, वाह भाई बहू रानी, तुमने तो कमाल कर दिया। इतने प्यार और नफासत से इस्त्री किया कि मेरा पुराना कुर्ता भी बिल्कुल नया नया लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बाजार से खरीदा हो। असफंद और मुनाहिल ने एक दूसरे की तरफ देखा और बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। असफंद ने दिल ही दिल में सोचा कि दादा जान ये वाकई नया ही है। नाहिल, क्या तुम्हें यकीन आ रहा है कि हम बाकी इस मुकाम तक पहुंच गए? असफंद ने छत की रेलिंग पर झुकते हुए गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, जहां तारे किसी बारातियों की तरह चमक रहे थे। रात की खनकी भर रही थी और दूर से आती हुई ट्रैफिक की आवाज मध्यम पड़ चुकी थी, जिसने माहौल को मजीद सहर अंगेज बना दिया था। नाहिल ने अपनी शॉल दुरुस्त करते असफंद की तरफ देखा और धीमी आवाज में जवाब दिया, सच कहूं मौसवी, तो मुझे अभी भी ये सब एक ख्वाब सा लग रहा है। मुझे डर है कि कहीं आंख खुलेगी और पता चले कि हम अभी भी इसी छोटी पहली छोटी वाली मम्मी है सुबह में। असफंद ने मुस्कुराकर नफी में सर लाया और जज्बात से भरपूर लहजे में बोला, नहीं मुदाहिर, ये अब हकीकत है और मैं इस हकीकत को ख्वाब से भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सब इन हंगामों और घर के शोर शराबों से दूर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ सिर्फ मैं हूँ, तुम हो और सुकून हो। नाहिल की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, तुम्हारे जहन में क्या है? असफंद ने पुरजोश अंदाज में कहा, मैंने सोचा कि हम हनीमून के लिए मरी जाएंगे। सुना है वहां बर्फबारी शुरू होने वाली है। सोचो, हर तरफ बर्फबारी की चादर हो। हम माल रोड पर हाथों में हाथ डालकर चलेंगे और गर्म कॉफी पियेंगे। कोई चुच्ची शमीम नहीं होगी, कोई बशीर नहीं होगा, बस हमारी अपनी दुनिया होगी। नाहिल खुशी से खिल उठी, वाह आसफी, ये तो बहुत जबरदस्त प्लान है। मैं अपने सारे नए सूट साथ ले जाऊंगी और हम इतनी ज्यादा तस्वीरें बनाएंगे ना कि एल्बम भर जाएगी। दोनों अपने रोमानवी मुस्तकबिल के नक्शे बनाने में इस कदर खोए हुए थे और एक दूसरे की आंखों में दिख रहे थे कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि पीछे अंधेरे में कोई और भी मौजूद है। वो भी बर्फबारी और खामोशी के मजे लूटने की बातें कर रहे थे कि अचानक एक जानी पहचानी खांसी की आवाज ने उनकी ख्वाब चकनाचूर कर दिए। खड़ खड़ खड़। दादाजान की खांसी की आवाज रात की खामोशी में बम की तरह फटी। असमंत और मुनाहिल उछल कर एक दूसरे से दूर हुए। दादाजान अंधेरे से निकलकर रोशनी में आए और मुस्कुराते हुए बोले, बरखुरदार, मरी जाने का प्रोग्राम है? बहुत खूब। हमारा भी बहुत दिल चाह रहा था पहाड़ों की सैर करने की जाए। असफन का मुंह खुली का खुला रह गया। दादाजान ने बड़े पुरजोश अंदाज में कहा, ऐसा करते हैं, कल पूरी फैमिली चलते हैं। मैंने अभी ड्राइवर को फोन करके बड़ी कोस्टर करवा ली है। तुम्हारी फुप्पो और चाचा भी बच्चों समेत आ जाएंगे। बहुत मजा आएगा। सब मिलकर अंताक्षरी खेलेंगे और पिकनिक मनाएंगे। असफन ने बेबसी से नाहल को देखा, जैसे कह रहा हो कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। दादाजान अपनी बात मुकम्मल करके नीचे चला गया ताकि सबको खुशखबरी सुनाए। नाल ने अपनी हंसी दबाते हुए असफन के कंधे पर हाथ रखा और हमदर्दी से बोली, कोई बात नहीं मजनू मियाँ, लॉन्ग ड्राइव ना सही, फैमिली पिकनिक ही सही, आखिर बड़े बुजुर्गों का साथ भी तो रहमत होता है ना। असफन ने आसमान की तरफ देखा, कहा और दोनों हाथ उठाए, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, मुझे सुकून आखिर कब मिलेगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो घर के बाहर एक बड़ी सी कोस्टर हॉर्न बजा रही थी। मोहल्ले वाले खिड़कियों से जान रहे थे कि शायद कोई बारात जा रही है, लेकिन ये तो असफन के हनीमून का काफला था। घर के बाहर सामान का ढेर लगा हुआ था, जैसे वो लोग मरी शिफ्ट हो रहे हो। चची शमीम देचकियां और टिफिन कैरियर संभाले हदायत दे रही थी, बशीर ध्यान से, ये सालन की देचकी है, अगर जरा सी भी झलकी तो तुम्हारी खैर नहीं। असफन दरवाजे पर खड़ा अपनी छोटी सी सूटकेस को दिख रहा था और फिर सामान के पहाड़ को जो कोस्टर की छत पर लादा जा रहा था। उसने ठंडी हवा भरी और सोचा कि उसने तो रोमानवी सफर का सोचा था, लेकिन यहाँ तो हिजरत का मंजर पेश किया जा रहा है। नाहिल उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, मुंह सीधा कर लेस्ली, अब तो जाना ही पड़ेगा। देखे सब कितने खुश हैं। असफर ने बच्चों को कोस्टर की सीटों के लिए लड़ते हुए देखा और बेबसी से सर हिला दिया। कोस्टर में बैठने का महल्ला भी किसी जंग से कम नहीं था। दादाजान ने ड्राइवर के साथ वाली सीट संभाली थी ताकि उसे रास्ता बता सके। हालांकि ड्राइवर पिछले 20 साल से इसी रास्ते से गाड़ी चला रहा था। असफर ने कोशिश की कि उसे और महल को सबसे पीछे वाली सीट मिल जाए ताकि थोड़ा सा सुकून रहे, लेकिन वहां पहले से फुप्पो के बच्चों ने कब्जा कर लिया था। आखिरकार उन्हें दरमियान वाली सीट मिली, जो पहिए के बिल्कुल ऊपर थी।
और जहाँ सबसे ज्यादा झटके लगते थे। असफन खिड़की वाली साइड पर पिचका हुआ बैठा था और नाहल की सस के साथ बैठी हंस रही थी। बच्चे बार बार असफन की गोद में उछल रहे थे और चच्ची शमी हर 5 मिनट बाद मुड़कर पूछती, किसी को भूख तो नहीं लगी? असफर ने झिलझिलाकर कहा, चच्ची अभी तो हम नाश्ता किया था, खुदा के लिए थोड़ा रहम करे मेरे माथे पर। गाड़ी पहाड़ी रास्ते पर रवा दवा थी और मौसम खुशगवार होता जा रहा था। बोरियत दूर करने के लिए किसी ने अंताक्षरी खेलने की तजवीज दी। चच्ची शमीम ने सबसे पहले गाना शुरू किया। उनकी आवाज इतनी बुलंद और बेसुरी थी कि ड्राइवर ने घबरा कर ही ब्रेक लगा दी। सब हंस हंस कर लूट पुट हो गए थे। असफन जो अब तक मुंह बनाए बैठा था, वो भी अब चची के इस कदर दास पर मुस्कुराते बगैर न रह सका था। नाहिल ने असफन को कोहनी मारी, देखा मैं न कहती थी कि फैमिली के साथ अलग ही मजा है। असफन इकरार में सर लाया। वो देख रहा था कि उसके घर वाले कितने सादा और मुखलिस हैं। वो छोटी छोटी बातों पर खुशियां ढूंढ लेते हैं। उसे एहसास हुआ कि शायद शायद वो तन्हाई में वो खुशी महसूस ना कर पाता जो इन कहकों के दरमियान वो महसूस कर रहा था। देखो अस्वी, सुकून की उम्मीद तो छोड़ो, क्योंकि हमारा खानदान ही ऐसा है। मगर सच कहूं, असल खुशी इन सबके साथ है। नाहिल ने शोर शराबे के बीच चुपके से असफन का हाथ थामकर उसके कान में सरगोशी की। सोचो, अगर हम अकेले आते तो शायद बोर हो जाते, लेकिन अब हमारे पास बुढ़ापे में सुनाने के लिए कितनी सारी कहानियां होंगी ना। असफल ने सामने देखा जहां दादाजान ड्राइवर से बहस कर रहे थे और चची बच्चों में पराठे बांट रही थी। फिर उसने नाहल की आंखों में झांक कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। ये सब आफतें ही तो मेरी जिंदगी है, जिनके बगैर मैं अधूरा हूँ। मगर एक बात हमेशा याद रखना बेगम। नाहल ने पूछा, क्या? तो असफर ने उसका हाथ दबाकर शरारत से और मोहब्बत भरे लहजे में कहा कि इन सारी आफतों में तुम सबसे बड़ी और प्यारी आफत हो, जिसे मैं कभी खुद से दूर नहीं करना चाहता। नाहिल ने झूठी खुबकी से उसे घूरा, अच्छा तो मैं आफत हूँ? असफर ने उसकी आंखों में देखते हुए अपनी दिली कैफियत बयान की, क्या तुम वो आफत हो जिसने मेरे दिल की वीरान दुनिया को आबाद कर दिया? सच कहूं नाहिल, तो जब हमने वो झूठ बोला था तो मुझे लगा था कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। मगर आज मुझे एहसास हो रहा है कि वो मुसीबत नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ था। क्योंकि इस शोर शराबे और हंगामों के बीच सिर्फ तुम्हारा साथ ही है जो मुझे सुकून देता है। और मुझे लगता है अगर सारी दुनिया भी एक तरफ हो और तुम एक तरफ, तो मैं हंसते हुए उस पागल खाने को चुनूंगा, क्योंकि यहाँ तुम मेरे साथ हो। कारी बल खाते रास्तों और सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान से गुजरती होटल के सामने रुकी, जहां हल्की हल्की धुंध ने हर चीज को अपनी लपेट में लिया हुआ था। गाड़ी रुकते ही एक नया तूफान जैसे खड़ा हो गया। चची शबीम ने सबसे पहले नारा लगाया, खबरदार कोई नीचे ना उतरे जब तक मेरे कोफ्तों की दिजकी खैरियत से नीचे नहीं आती। बशीर ध्यान से पकड़ना, अगर शोरबा गिर गया तो तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगी। असफर ने छत से सामान उतारते हुए हाँप कर कहा, चच्ची खुदा का खौफ करें, यहाँ इतनी हसीन मौसम में मेरी कमर टूट रही है और आपको कोफ्तों की फिक्र है। जिस पर नाहल ने नीचे खड़े होकर चीड़ के दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, जल्दी करो मजदूर साहब, अभी मेरा तैयार होने वाला बैग भी बाकी है। जो ही असफर नीचे उतरा, सामने ऊपर पहाड़ों पर छाए बादलों की ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया और बुरी तरह कांपने लगा कि ये मरी है या बर्फ खाना। मुझे तो लग रहा है मेरा खून जम जाएगा। नाहल ने शरारत से कहा, तो क्या हुआ, देखो कितना रोमांटिक मौसम है। फिल्मों में तो हीरो अपना कोट उतारकर हीरोइन को दे देता है, लाओ मुझे भी दो। मगर असफर ने अपने कोट को जोर से खींच लिया। वो फिल्में होती हैं बीबी, अगर मैंने ये उतारा तो मैं इन बर्फानी पहाड़ों का मुजस्समा बन जाऊंगा, इसलिए अपना बंदोबस्त खुद करो। वो लकड़ी के बने कदीम और खूबसूरत होटल की लॉबी में दाखिल हुए, जहाँ से बाहर का नजारा किसी पेंटिंग जैसा लग रहा था। मगर काउंटर पर एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। दादाजान होटल के मुलाजिम से बहस कर रहे थे कि क्या मतलब, 5,000 किराया, मैं 5 साल पहले आया था तो 50 रुपए में कमरा लिया था, ये तो लूट मार है। असमत ने जल्दी से आगे बढ़कर मुल्जिम के कान में कहा, भाई बाकी पैसे मैं दे दूंगा, अब बस दादाजान को हाँ कर दे, वरना ये हमें बाहर सड़क पर ही सुनाएंगे। कमरों की तकसीम पर भी जंग छिड़ गई थी कि कौन किसके साथ सोएगा। फूफो के बच्चे असफन के कमरे में घुसने की जिद कर रहे थे कि हमने भाई के साथ सोना है, और खिड़की से बादल देखने हैं। असफन ने हाथ जोड़ लिए कि खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मेरी नई नई शादी हुई है, जाओ बशीर के साथ सो जाओ। और बड़ी मुश्किल से उन्हें धक्के देकर बच्चों को निकाला। आखिरकार जब असफन ने दरवाजा बंद किया और खिड़की से
नजर आने वाले जगमगाते शहर को देखा, क्योंकि बादलों के बीच तैरता हुआ लग रहा था। तो उसने सुख का सांस लिया कि शुक्र है मैदान जंग से जिंदा वापस आ गया है। असफर ने कॉफी का मग नाहिल को पकड़ाते हुए मुस्कुरा कर पूछा, तो मिस माहिर नफ्सियात, क्या अब हम कह सकते हैं कि हमारा मिशन शादी इम्पॉसिबल अब मुकम्मल होगी होकर पॉसिबल हो गया? जिस पर नाहिल ने मग थाम कर असफर के कंधे पर सर रखा और खिड़की से नजर आने वाले धुंधले पहाड़ों को देखते हुए जवाब दिया, ये कभी नामुमकिन था ही नहीं, बस इसे मुमकिन बनाने की थोड़ी सी ड्रामे और दादा जान की साजिश की जरूरत थी। असफर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते आखिरी सवाल किया, क्या हमारा बाकी सफर भी ऐसा ही हंगामा खेस रहेगा? तो अब नाहिल ने शरारत और मोहब्बत से भरपूर लहजे में कहा कि जब तक तुम और तुम्हारी आफतो बड़ी फैमिली मेरे साथ है, ये सफर कभी बोरिंग नहीं हो सकता। और यूं मरी की ठंडी हवाओं और गर्म कॉफी की खुशबू के बीच उनकी झूठी मंगनी से शुरू होने वाली ये कहानी एक सच्ची और हसीन हकीकत पर तमाम हुई।